नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि सपना बादशाह देखता है और मुसीबत उसके वजीर की आ जाती है। और आजकल ऐसा ही एक बड़ा सपना मोदी जी देख रहे हैं और मुसीबत उनके वजीर या यूं कहूं उनके सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू बाबू की मुसीबत आ गई है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो सपना है वो मोदी जी का है और आफत नायडू बाबू की। वो नायडू बाबू जिनकी बैसाखियों पर दिल्ली में, देश में मोदी जी की सरकार चल रही है। अब दोस्तों, नायडू बाबू कोई एनडीए के छोटे मोटे नेता नहीं है, छोटे मोटे सहयोगी नहीं है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि उनकी अहमियत नीतीश कुमार से भी आज की तारीख में ज़्यादा है। लेकिन मोदी जी के प्रोजेक्ट में ऐसा फंसे हैं कि आप कह सकते हैं कि पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया। मैं समझाऊंगा क्योंकि मुसीबत वाकई गहरी है, लेकिन पहले प्रोजेक्ट जान लेते हैं कि मोदी जी का ये प्रोजेक्ट है क्या, कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें नायडू साहब फंस गए। अब दोस्तों, मोदी जी ने जो फटाफट ये नई संसद बनाई, यूं ही नहीं बना दी थी। दरअसल वो सीटें बढ़ाना चाहते हैं, लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाहते हैं, राज्यसभा की सीटें बढ़ाना चाहते हैं। और आप कह सकते हैं कि लोकसभा में जो आज की स्थिति है 543 एमपी हैं। मोदी जी ये 543 की जो संख्या, इसको 846 ले जाना चाहते हैं। यानी 543 से वो लोकसभा की संख्या 846 करना चाहते हैं और इसी तरह से राज्यसभा की भी सीटें इसी प्रपोर्शन में बढ़ाना चाहते हैं। इस एक्सरसाइज को, जो मोदी जी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इसको डीलिमिटेशन कहते हैं। आप हिंदी में कह सकते हैं कि सीटों का परिसीमन, यानी कुछ राज्यों में सीटें बढ़ाई जाएंगी, कुछ में घटाई जाएंगी। तो ये जो सारी एक्सरसाइज है, ये डीलिमिटेशन इसको कहते हैं और मोदी जी इसे अगले साल ही लागू करने जा रहे हैं। अब दोस्तों, आप पूछेंगे कि भाई इस पूरे प्रोजेक्ट में जहां राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, लोकसभा की बढ़ाई जा रही, इसमें नायडू बाबू की गर्दन कहाँ फंस गई, नायडू बाबू कैसे फंस गए? समझाने जा रहा हूँ। 30 सेकेंड और मुझे दे दीजिए, पूरी कहानी, पिक्चर क्लियर होने जा रही है। और एक चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि नायडू बाबू की गर्दन वाकई फंस गई और पहली बार फंसी है। आप ज़रा आगे की बात सुन लीजिए, 30 सेकंड बस जा रहा हूँ। दरअसल ये जो सीटें बढ़ रही हैं लोकसभा में 543 से 846, ये जो फार्मूला है मोदी जी का या सरकार का कह लीजिए, ये आबादी के हिसाब से बढ़ रही हैं। जिस राज्य की आबादी ज़्यादा बढ़ रही है उनको सीटें ज़्यादा मिल रही हैं। और इसलिए उत्तर भारत के जो राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, इनकी सीटें ज़्यादा बढ़ रही हैं। उसका कारण बड़ा सिंपल है। सिंपल ये है, अब चाहे आप उत्तर भारत के हों या दक्षिण भारत के, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, उसका कारण बड़ा सिंपल है। कारण ये है कि यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आबादी पिछले 40-50 वर्षों में तेज़ी से बढ़ी है। फैमिली प्लानिंग पर जोर नहीं दिया गया। लेकिन दक्षिण भारत में, केरल में, तमिलनाडु में फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया गया और इसलिए केरल की आबादी स्थिर है, तमिलनाडु की आबादी ज़्यादा नहीं बढ़ी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक नहीं बढ़ी यूपी और बिहार की तुलना में। तो लिहाजा क्या है कि यूपी और बिहार, इनकी सीटें बढ़ेंगी, दक्षिण की सीटें घटेंगी। और अगर दक्षिण भारत की सीटें घटेंगी तो नायडू बाबू को तो फंसना ही है। और मैं बताऊंगा कि नायडू बाबू के लिए आगे कुआं पीछे खाई क्यों है। पहले आप ये ग्राफिक देखिए, जो मोदी जी का फार्मूला आबादी वाला, होगा क्या उसमें? 2026 से लागू होने जा रही एक्सरसाइज। तो फिर उत्तर प्रदेश, जिसकी अभी 80 सीटें हैं, ये सीटें हो जाएंगी 143। कल्पना करिए, 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश 143 सांसद भेजेगा लोकसभा, 143। बिहार, जहां से 40 सांसद जाते हैं, नीतीश कुमार और लालू 40 सांसद भेजते हैं, जहां बिहार की जनता, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 79 हो जाएगा 40 से। मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं, 52 सीटें हो जाएंगी। राजस्थान 25 सीटें हैं, 50 हो जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जब हम दक्षिण पे आते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि भाई पॉपुलेशन उन्होंने अपनी कंट्रोल करी, जनसंख्या को नियंत्रित किया, अच्छी बात है। तमिलनाडु, क्योंकि जनसंख्या ही पैमाना है सीटें बढ़ाने घटाने का, तमिलनाडु जहां ऑलमोस्ट 40 सीटें हैं, 39, सिर्फ 10 सीटें बढ़ेंगी। तो उत्तर प्रदेश की तो दर्जनों सीटें बढ़ रही हैं, यहाँ सिर्फ 10 सीटें बढ़ रही, 39 से 49। कर्नाटक जो है आप कह सकते हैं 28 से 41 जा रहा है।
केरल में सबसे ज़्यादा, इस देश में अगर फैमिली प्लानिंग सबसे ज़्यादा कहीं आप कह सकते हैं ज़मीन पर उस पर अमल किया गया। और माइंड कीजिएगा, वहाँ पर हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सबकी संख्या ठीक ठाक है। तो केरल एक ऐसा राज्य है जिसकी आबादी पूरी तरह से नियंत्रित रही, इसलिए केरल की कोई सीट नहीं बढ़ रही। 20 सीटें आज भी हैं, 20 सीटें कल भी रहेंगी। तो दोस्तों बात साफ है कि दक्षिण भारत की चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, चाहे वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन हो, चाहे वो तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो, या कर्नाटक में डीके शिव कुमार सिद्धारमैया हो, या फिर लेफ्ट पार्टी के चीफ मिनिस्टर केरल में हो, सारे नेता मोदी जी के, शाह साहब के इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हैं। वो चाहते हैं कि इसको रोका जाए, इसको स्टे दिया जाए। जिस तरह से वाजपेयी जी ने स्टे दे दिया था, जब ये मसला आया था, जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भी इसको टाल दिया था। मोदी जी इसको टालें, तुरंत टालें, क्योंकि दक्षिण भारत की जो जनता है उसको ये कबूल नहीं है कि संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाए, उनकी ताकत घट जाए। और जाहिर तौर पर आंध्र प्रदेश की भी ताकत घट रही है। तो अब नायडू बाबू के सामने जो सवाल है कि भाई अपने राज्य के साथ जाएं, आंध्र प्रदेश के जहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं, अपनी जनता के साथ जाएं, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जाएं, उनकी भावनाओं के साथ जाएं, या फिर मोदी जी और शाह साहब के साथ जाएं। मोदी या जनता, यानी एक तरफ कुआं है, पीछे खाई है, फंसे हुए हैं नायडू बाबू। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की जनता को मोदी जी का प्रोजेक्ट कबूल नहीं है। हालांकि वोट उन्होंने नायडू बाबू को दिया, एनडीए को दिया, लेकिन मोदी जी का ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की जनता को कबूल नहीं। जैसे तमिलनाडु में विरोध हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, केरल में हो रहा है, वैसे ही ये विरोध आंध्र प्रदेश में हो रहा है। अब नायडू बाबू को साहब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कि भाई मोदी जी का विरोध करें, मोदी जी को अपोज करें, उनको कहें कि भाई स्टे करिए, दबाव डालें, या फिर जनता का विरोध करें। और जनता का विरोध करते हैं तो कुर्सी डगमगा जाएगी कुछ ही साल में। बड़ी मुश्किल से कुर्सी वैसे भी नायडू बाबू को मिली है। अब दोस्तों लोहा गर्म था तो एक चोट राहुल गांधी और खड़गे साहब ने भी कर दी। इन्होंने इस पूरे मुहिम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन को आगे कर दिया, राहुल गांधी ने, कि भाई आप जो है इस मुहिम को आगे ले जाइए, आप दक्षिण भारत से। तो स्टैलिन साहब ने चिट्ठी लिख दी, उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिख दी, उन्होंने केजरीवाल को चिट्ठी लिख दी, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिख दी, उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चिट्ठी लिख दी, उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चिट्ठी लिख दी, उन्होंने चिट्ठी नायडू बाबू को भी लिख दी है, पवन कल्याण जो सहयोगी उनको भी चिट्ठी लिख दी है। 22 तारीख को तमिलनाडु में बैठक होने जा रही है इसी पूरे मुद्दे मोदी जी के प्रोजेक्ट को लेकर, और वहाँ पर नायडू बाबू को भी बुलाया गया है। अब नायडू बाबू जाएं या ना जाएं, ये बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी दुविधा है। और ये दुविधा अब नायडू बाबू की नहीं है। अगर नायडू की दुविधा बढ़ती है तो मोदी जी की बैसाखी हिलती है। अब दोस्तों गठबंधन की, अलायंस की जब राजनीति होती है तो पार्टनर्स के बीच में छोटी मोटी खटपट होती रहती है। जैसे आप बिहार देखिए, अब बिहार में नीतीश जी का मामला थोड़ा पर्सनल है। वो चाहते हैं कि ये जो चुनाव है इस साल के अंत में बिहार में, मोदी जी उनको सीएम फेस डिक्लेयर कर दे। मोदी जी कर नहीं रहे। यहाँ एडजस्टमेंट हो सकता है, गुंजाइश है एडजस्टमेंट की, कि 2 कदम हम पीछे चले, 1 कदम आप पीछे चले। लेकिन साहब आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है कि जनता जो है वो नहीं चाहती कि सीटें कम हो, यूपी की सीटें बढ़ें, बिहार की सीटें बढ़ें, मध्य प्रदेश दुगनी सीटें हो जाएं, राजस्थान की दुगनी सीटें हो जाएं, इनकी ताकत बढ़ जाए, इनको ग्रांट्स ज़्यादा मिले, पैसा ज़्यादा मिले। सब कुछ तो संख्या के आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर। तो आंध्र प्रदेश में आग लगी है साहब। अब सवाल यह है कि नायडू बाबू जनता के साथ जाएं या फिर मोदी जी के साथ जाएं। एक तरफ वोटर खड़ा है जिन्होंने उनको कुर्सी पर बैठाया है, और क्योंकि वो कुर्सी पर बैठे हैं इसीलिए मोदी की मदद कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सीरियस डिलेमा में, कैच टू टू सिचुएशन कहते हैं अंग्रेजी में, और जिसे मैंने पहले कहा आगे कुआं पीछे खाई, इस तरह की सिचुएशन में नायडू बाबू हैं। और ये याद रखिएगा, बैसाखी यानी ऑक्सीजन नायडू बाबू का ही है, जिस पे सांसें मोदी सरकार ले रही है। ये शाश्वत सत्य है। अब दोस्तों कहानी की मैंने जितनी परतें थी आसानी से खोलने की कोशिश की है, और कहानी समझ में आ रही होगी। सवाल ये है कि नायडू बाबू क्या करेंगे जिनकी बैसाखी पे मोदी सरकार चल रही है। 2 खास मेहमान मैंने बुलाए हैं। उमाकांत जी हैं जो बरसों बरस से लोकसभा की राजनीति देख रहे हैं, उनको बुलाया है, न्योता दिया है मैंने कई दिन के बाद। और अभिषेक जी को भी बुलाया है कि भाई होगा क्या इसमें,
क्या नायडू बाबू पीछे हटेंगे, और क्या वो पीछे हटेंगे तो नीतीश बाबू भी पीछे हटेंगे? दरार गहरा जाएंगी एनडीए में? सुनते हैं, एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, होने क्या जा रहा है इस सीटों के बंटवारे के चक्कर में। अभिषेक, ये जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज, जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण भारत के राज्य, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गहरी चोट लग रही है, बवाल बहुत बड़ा होने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि नायडू बाबू जो अभी तक खुले दिल से मोदी के साथ खड़े थे, क्या नायडू बाबू भारी मुसीबत में फंस गए हैं? क्योंकि एक तरफ आंध्र प्रदेश का मसला है, दक्षिण भारत का मसला है, दूसरी तरफ मोदी को साथ देना है। तो क्या आपको लगता है कि 2026 नायडू के लिए आप कह सकते हैं अग्नि परीक्षा है, और नायडू अगर ये मसला बढ़ा तो साथ भी छोड़ सकते हैं? दीपक जी, नायडू साहब के लिए आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है। आगे कुआं पीछे खाई। ओ, एक तरफ उन्हें दिल्ली से पैसा लेना है राज्य के लिए, और पैसा ले रहे हैं किसके बूते? संसद में, लोकसभा में अपने सदस्यों की संख्या के बूते, समर्थन के बूते। और उस संख्या को ही कम करने, उसके अनुपात को ही, उसके प्रतिशत को ही कम करने पर यदि डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज के माध्यम से केंद्र सरकार तुल जाती है तो उनके पास रास्ता क्या बचेगा? स्वाभाविक है कि वो इसे किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। और एमके स्टालिन जो पहल कर रहे हैं, उस पहल में तमिलनाडु की सभी पार्टियां एकजुट नहीं है। आंध्र प्रदेश में सिर्फ इसे चंद्रबाबू नायडू तक मत देखिए, पवन कल्याण भी आएंगे, जगन मोहन भी आएंगे, क्योंकि जनता का दबाव ऐसा है, या भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें आम आदमी भी इस बात को जानता है कि दिल्ली में किसी राज्य की ताकत तय होती है, संसद में जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से तय होती है। उस संख्या बल के आगे दिल्ली को शीश नवाना पड़ता है, शीश झुकाना पड़ता है। स्टेट और का उस संख्या बल को ही आप कम कर रहे हैं। कौन चाहेगा कि आप मुझे मार, उसकी हैसियत कम कर दी जाए? पांडिचेरी के मुख्यमंत्री को क्या क्या लोड लेते हैं दिल्ली में बैठे हुए लोग? आप बताइए। तो ये बताइए, नायडू बाबू के पास विकल्प फिर क्या होगा? क्या वो आंध्र प्रदेश का इंटरेस्ट देखेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश की ही राजनीति वो करते हैं? आंध्र प्रदेश को देखेंगे या मोदी जी को देखेंगे? आंध्र प्रदेश या नरेंद्र मोदी, दो ही विकल्प हैं, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्वाभाविक है कि वो आंध्र प्रदेश के हित को देखेंगे, और आंध्र प्रदेश के हितों के लिए उन्होंने अब तक यूनाइटेड फ्रंट से लेकर बीजेपी तक, लोकसभा अध्यक्ष के पद तक का सौदा किया था चंद्रबाबू नायडू ने एक दौर में। तो चंद्रबाबू नायडू जैसे हार्ड बार्गेनर को बीजेपी अपने वो पास में फंसा करके और इस तरह से राज्य के हितों पर कंप्रोमाइज करने के लिए मना लेगी, ये नायडू तो छोड़िए, कर्नाटक के बीजेपी नेता भी तैयार नहीं होंगे, जहां बीजेपी एक ताकत के तौर पर है। मैं आ रहा हूं। मैं जरा एक कमेंट लूं उमाकांत जी से। उमाकांत जी भाई, आप तो हम प्याला हम निवाला थे, चाय पीते थे, इडली डोसा खाते थे आप आंध्र भवन में नायडू बाबू के साथ, और आज से नहीं, 25 साल पहले से। अब नायडू बाबू ये कह रहे हैं आगे कुआं पीछे खाई, आगे बढ़े तो कुएं में गिरे, पीछे हटे तो खाई में गिरे, दोनों तरफ गिरी रहे गड्ढे में। क्या नायडू बाबू इस पूरे ट्रैप में फंस गए हैं? ये जो सीटों का बंटवारा होना है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, अगर मोदी के फार्मूले से चले तो आंध्र प्रदेश को नुकसान है, तो एक तरफ आंध्र प्रदेश का नुकसान है, उस तरफ दूसरी तरफ मोदी का फायदा है। क्या नायडू बाबू कहीं ना कहीं दो राहे पे खड़े हैं आज की तारीख में? उमाकांत जी देखिए दीपक जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है वो ये है कि चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर मोदी सरकार टिकी हुई है। और आज जो बुलंद है, जो झंडा बुलंद है मोदी सरकार का, वो इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू 16 एमपी के साथ और 18 एमपी के साथ सबसे बड़ा ब्लॉक है जो मोदी सरकार को अस्तित्व में रखे हुए हैं। और चंद्रबाबू नायडू अगर ऐसा कोई लाइन लेते हैं जिससे साउदर्न स्टेट का, दक्षिणी राज्यों का अगर नुकसान होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं मानता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू बचेंगे नहीं, उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो अंडर अटैक है। और होता क्या है कि अगर एक इश्यू अगर सामने आ गया, उस इश्यू से किसी राज्य में अगर सीटें कम होती हैं या ऐसा रुझान पैदा होता है कि साहब सीटें कम हो सकती है या कोई तलवार लटकती है, तो चंद्रबाबू नायडू के पास कोई जवाब होगा नहीं। इसलिए कि वो जो दो टर्म जो बच्चों का जो नॉर्म स्थापित हुआ था, उन्होंने भी किया था, उनके लोगों ने भी किया था। अब जो है वो आंध्र प्रदेश में जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, अनलाइक नॉर्थ इंडिया तो नहीं कंट्रोल किया उस रेशियो में, तो अब जो है राजनीतिक रूप से
मैं मानता हूं कि चंद्रबाबू नायडू के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। और अगर जैसे साउदर्न का जो स्टेट्स है, वो स्टेट्स भारत के साथ ही है, वो अभिन्न अंग है भारत के। जी ऐसा थोड़ी है कि वो कुछ बात कर रहे हैं, वो एक इश्यू उठा रहे हैं कि इससे एक असंतुलन पैदा होता है, होगा, एक डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक और सोशल पॉलिसी है, हिंदुत्व था और अगर अब तो उग्र हिंदुत्व हो गया, अब तो एक होंगे और बटेंगे, बोले प्रसाद बट रहा है पूरे देश में। तो ऐसी सिचुएशन में उनको तालमेल मोदी रिजिम के साथ कैसे बिठाएंगे, ये चंद्रबाबू नायडू के लिए गर्म तवा बन गया है। जी, गरम तवा बन गया। इन्होंने कहा आगे कुआं पीछे खाई, उमाकांत जी कह रहे गरम तवा बन गया है। ठीक, अभिषेक ये बताइए, देखिए ये सही बात आपने कही कि कर्नाटक में जो बीजेपी के नेता हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि मोदी की लाइन लें या दक्षिण भारत के जो बाकी नेता हैं उनकी लाइन लें, क्योंकि सीधे सीधे सीटों का जो ये बंटवारा होगा ये राज्य के इंटरेस्ट से जुड़ा, राज्य के हित से जुड़ा हुआ है। किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, तो ये स्टेट सब्जेक्ट हो गया और स्टेट के आगे तो झुकना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि नायडू बाबू अगर ये स्टैलिन के ट्रैप में फंसते हैं जो स्टैलिन ने बिसात बिछाई है कि हम सबको एक होकर नरेंद्र मोदी से कहना होगा कि आप सीटों के बंटवारे को यथास्थिति मेंटेन करिए, स्टेटस को कर दीजिए, आप अभी बंटवारा ना करिए जनसंख्या के आधार पे। क्या स्टैलिन के फॉर्मूले को मानना नायडू बाबू की मजबूरी है? देखिए, नायडू बाबू की मजबूरी स्टालिन के फॉर्मूले को मानना तो है ही, उससे ज्यादा मजबूरी है नरेंद्र मोदी से मनवाना, क्योंकि पूरे दक्षिण में इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश ये मैसेज जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ही वो शख्सियत है जो नरेंद्र मोदी को दक्षिण की ताकत कम करने से रोक सकते हैं, और नहीं रोक सकते तो साथ क्यों बने हुए हैं। कई सारे सवाल एक साथ उठ जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू वहां उस परिस्थिति में अपनी राजनीतिक पूंजी को हमेशा के लिए स्वाहा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसे भी या किसी भी राजनीतिक दल के साथ, किसी भी क्षेत्रीय दल का कोई जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का कोई फेरा नहीं होता है। गठबंधन गिव एंड टेक पर होता है, गठबंधन कुछ लेना कुछ देना इस आधार पर होता है। ये नहीं होता कि अपनी राजनीतिक पूंजी को ही गिरवी रख दिया जाए। नायडू के सामने वही स्थिति आकर खड़ी हो गई है। पड़ोसी राज्य जो कुछ सालों पहले तक आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तेलंगाना, वहां बीजेपी को भी झेलना पड़ेगा। और आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण भी नरेंद्र मोदी जितनी बड़ी आंधी उन्हें कहे, वो आंधी कहीं उन्हीं के खिलाफ चलने के लिए तैयार न हो जाए, इसे भी अब देखना होगा। क्योंकि माहौल सीधे नॉर्थ बनाम साउथ का बनता दिखेगा, तो नॉर्थ तो अलग अलग ढांचे पर बंटता हुआ दिखेगा राजनीतिक तौर पर, लेकिन साउथ एक होता हुआ दिखेगा। ये बड़ी चुनौती है मोदी के सामने। एक सवाल करना चाह रहा था मैं उमाकांत जी से। उमाकांत जी, ये तो भाई इन्होंने कहा कि नॉर्थ वर्सेस साउथ है, दक्षिण का अपने हित हैं, दक्षिण राज्य के, उत्तर भारत के अपने हित हैं, और इस दक्षिण और उत्तर भारत में मिस्टर नायडू जो हैं वो फंसते हुए पिसते हुए दिख रहे हैं दो चक्की के पाटों के बीच में। और स्टैलिन कह रहे हैं कि भाई नायडू बाबू ही मोदी के करीबी हैं, जाइए आप। जेडीएस भी फंसेगी सर, दीपक जी, जेडीएस भी फंसेगी। हाँ बिल्कुल, देवगौड़ा की भी पार्टी फंसेगी, मैं मानता हूँ इस चीज को। पवन कल्याण भी फंसेंगे। मुझे ये बताइए कि क्या बीजेपी के जो कर्नाटक की स्टेट यूनिट है, बीजेपी के जो कर्नाटक के नेता हैं लखेड़ा साहब, या तमिलनाडु के कर्नाटक के नेता है, वो किसके साथ है? भाई उनको भी तो दक्षिण का हित देखने, जिस जमीन की सियासत कर रहे हैं उसी जमीन के साथ तो जाना पड़ेगा, मालिक मुख्तार के साथ थोड़ी ना जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि केरल में जो बीजेपी है, कर्नाटक में बीजेपी है, तेलंगाना में बीजेपी है, तमिलनाडु में है, क्या इनके नेता भी बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति में है इस वक्त? उनको समझ नहीं आ रहा है करें तो क्या करें? अरे दीपक जी, अगर ये शर्मिंदगी की स्थिति नहीं होती तो इतने ताकतवर होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, उनको वहां जाकर के बोलना पड़ा कि इन्होंने साउथ का कोई, ये जो डिफेंसिव हुए हैं, ये डिफेंसिव का क्या कारण है? डिफेंसिव का कारण यह है कि जो केरला का बीजेपी का आदमी है, या जो तमिलनाडु का बीजेपी का राजनेता है, या कर्नाटका का है, जहां कर्नाटका में तो उनकी वर्षों तक सरकार रही है, तो सवाल यह है कि उनको तो वही रहना है। वो दिल्ली, उनको तो आप दिल्ली या पंजाब में पॉलिटिक्स के लिए नहीं भेज सकते। जब हालत यह होगी कि आपका एक जनरल एक इंप्रेशन चला जाएगा, एक बयार बह जाएगी कि जो सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट फेडरलिज्म को खत्म कर रही है,
सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदुत्व और ये सब चीजों के आधार पर नॉर्थ इंडिया, असम से लेकर के गुजरात तक सारे स्टेट पर कब्जा कर लिया, 12-14 स्टेट पर। नेचुरली हिंदू को तो अपना इंस्ट्रूमेंट बना ही लिया। तो अब सवाल ये कि जो पहली बार जो दीपक जी जो सिचुएशन हो रही है, अगर ये अगर एक मुद्दा होता ना तो उसको आप मान लेते। अब जो सवाल ये है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप नॉर्थ का देखिए, आपको साउथ का देखिए। जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो आपने प्रश्न किया है कि तमिलनाडु के जो बीजेपी का अन्नामलाई का आपने नाम लिया, तमिलनाडु के जो बीजेपी के नेता, उसको तो तमिलनाडु में चुनाव लड़ना है। और अगर ये जो बयार है, ये जो अगर ये चीजें फैल गई और ये आग की तरह अगर इन चीजों ने शेप ले ली, तो होगा क्या कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी, बीजेपी वाले पार्टी छोड़ के चले जाएंगे सब। आपकी पार्टी क्या में रह के क्या करेंगे? जैसे आंध्र प्रदेश का हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस ने राज्य बनाया और कांग्रेस आंध्र से भी साफ हो गई, अब तेलंगाना से भी साफ हो गई। तो यही सिचुएशन मुझे लग रहा है कि 120 लोकसभा की सीटें जो साउदर्न स्टेट्स में है, वहां बीजेपी का जो इमरजेंस हो रहा है कि साउथ में भी पैर जमा रहे हैं, तो एक तो ये एस्पेक्ट है, तो वो दुकान बंद हो जाएगी। दूसरा ये है कि साउथ स्टेट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साउदर्न में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में और दूसरे कई क्षेत्रों में साउथ के जो हमारे जो लोग हैं और हमारी सारी जो फेडरल करेक्टर है, उसको बहुत बड़ी चुनौती मुझे लग रहा है इससे मिलने वाली है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी लास्ट क्वेश्चन भाई, नायडू बाबू की बात हो रही है, एक बैसाखी की तो बात कर रहे हैं, ये बात मुझे समझ में आ रही है कि दक्षिण बनाम उत्तर की ये जो लड़ाई है सीटों के बंटवारे को लेकर, लोकसभा के, राज्यसभा के, इसका सीधा असर, सीधी आंच नायडू बाबू पे जा रही है। और नायडू बाबू अल्टीमेटली, जैसा अभिषेक कह रहे हैं या उमाकांत जी कह रहे हैं, भाई जो उनका राज्य है वो सर्वोपरि है, मोदी सर्वोपरि नहीं है, तो मोदी को छोड़ना पड़ेगा, ऐसी नौबत आ सकती है। अगर नायडू पीछे हटते हैं तो क्या नीतीश कुमार भी मन बना सकते हैं, अभिषेक बाबू? क्योंकि आजकल नीतीश कुमार बहुत खुश नहीं है मोदी जी से। क्या नीतीश बाबू भी फिर मन बना सकते हैं? चली चला की बेला हो सकती है फिर? देखिए, अब बात आपने नीतीश कुमार की छेड़ दी, तो जो ये डिलिमिटेशन होगा उससे बिहार को तो फायदा होगा, ये बात तो तय है। नहीं, मैं कह रहा हूं जब नायडू पीछे हटते हैं आपने, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं। बिहार को फायदा होगा, लेकिन नीतीश कुमार को कितना फायदा होगा ये भी तो देखिए। सवाल ये है कि 40 लोकसभा सीटें बढ़ जाएगी और नीतीश कुमार के पास 12 ही सांसद अभी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए राज्य की सत्ता बचानी जरूरी है। और बिहार की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो या जेडीयू हो, कम से कम दिल्ली में नॉर्दर्न स्टेट की ताकत बढ़ जाए, उसके हित में, उसके साथ कभी नहीं जाएगी। क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट की ताकत बढ़ेगी तो अंततः उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के फिनिश होने का खतरा बढ़ जाएगा। आप कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जो है वो हवा का रुख देखेंगे। वैसे दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार इज नॉट हैप्पी विद मिस्टर मोदी। मोदी जी से खुश नहीं है, मजबूरी में गठबंधन चल रहा है। अगर नायडू ने पहल करी तो नीतीश भी जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं कहूंगा, दोनों से आखिरी सवाल है, एक अभिषेक से और फिर उमाकांत जी से पूछूंगा। आपको लगता है कि स्टैलिन ने एक नया मोर्चा मोदी के खिलाफ खोल दिया है? 22 तारीख को वहां बैठक होने जा रही है इसी मुद्दे पर, सीटों के बंटवारे पर। ममता बनर्जी के आने की बात हो रही है, वहां पर जो है भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के पहुंचने की बात हो रही है। वो बाकी नेताओं को भी बुला रहे हैं, वो कांग्रेस के रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनको भी न्योता गया है, नायडू बाबू को भी न्योता गया है। ये सारे नेताओं को जो इकट्ठा कर रहे हैं, कांग्रेस भी उन्हीं के साथ है, स्टालिन के साथ। तो ये जो सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, एक तरह से फिर से आप कह सकते हैं इंडिया अलायंस को इकट्ठा कर रहे हैं। क्या ये एक नया फ्रंट खोल रहा है मोदी पर और एक बिसात बिछा रहे हैं स्टालिन? बिल्कुल दीपक जी, देखिए ये फ्रंट जो खोल रहे हैं एमके स्टालिन, वो दक्षिण के हितों को सर्वोपरि रखते हुए तो खोल रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसके साथ साथ पार्लियामेंट का जो इक्वेशन है, लोकसभा का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को आप देखें तो वो कैच 22 सिचुएशन खड़ी कर रहे हैं किसके सामने? देवेगौड़ा के सामने, चंद्रबाबू नायडू के सामने, पवन कल्याण के सामने। तीन पार्टियों से इनकी लोकसभा में साझा स्ट्रेंथ 20 एमपी की है। और इन 20 सांसदों की पार्टियों को जब वो खड़ी कर रहे हैं एक तरफ, तो आप समझ जाइए कि खतरा किसे सबसे ज्यादा है। खतरा किसे ज्यादा? मेरा सवाल ये है कि क्या स्टालिन ने जिस तरह से ममता बनर्जी को बुलाया है, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाया है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बुलाया है, नायडू बाबू को बुलाया है, पवन कल्याण को बुलाया, सबको जो इकट्ठा बारात इकट्ठी कर रहे हैं,
क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं निशाने पर स्टालिन के मोदी भी हैं, मोदी पर एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, मोर्चा खोल रहे हैं? अकेला दीपक जी, अकेला मोदी नहीं है, उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है उस पर है अटैक, ये डायरेक्ट उन पर है। और क्योंकि क्या है ना कि अभी जनरल पूरा उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है, रूल डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड राज्यों में किस तरह से हरकत कर रहे हैं, किस तरह डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, किस तरह पैसे का जो रोल है, किस तरह छोटी पार्टियों को निगल रहे हैं, किस तरह से, मतलब जो भी हो रहा है वो तो खुलेआम हो रहा है। आंध्र हरियाणा में क्या हुआ, पैसे की पॉलिटिक्स हुई, पैसे से पूरा इलेक्शन लड़ा गया। जो और महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरा पैसे का साथ जो हुआ, यही पैसे का खेल आप आगे चल करके क्षेत्रीय पार्टियों को आप खत्म कर देंगे। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शंस की जो थ्योरी है, ये क्या है, ये बेसिकली आग में घी है। ये आप वन नेशन वन इलेक्शंस करके क्षेत्रीय पार्टी को नेस्त नाबूद कर रहे हैं। 5 साल तक आप इलेक्शन कराएंगे, 5 साल तक आप दर्शन देंगे नहीं, और आप जो डमी लोग हैं अपने आसपास राज्यों में डमी लोगों को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, और 5 साल बाद जनता को, और अब बेतहाशा आपके पास रुपया पैसा, भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बेहिसाब पैसा है कि उस पैसे का आप राज्यों में इस्तेमाल करके कोई बचेगा नहीं। तो उसके आगे कौन टिकेगा 5 साल बाद? आज पार्टी ने कर्जा लेकर के जमीन बेच करके अगर किसने चुनाव लड़ा तो 5 साल बाद तो बचेगा नहीं, नामो निशान उसका नहीं रहेगा। तो बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स की जो विकृतियां है, दूरगामी विकृतियां है, उससे क्षेत्रीय पार्टियां अलर्ट हो गई है। मुझे लग रहा है कि डीएमके चीफ जो स्टालिन है, उन्होंने जो किया, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस भी साथ में, क्योंकि कांग्रेस भी साउदर्न स्टेट्स में, केरला में, कर्नाटक में सरकार। आप एकदम सही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से राज्यों को कमजोर कर रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने मोर्चा अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, या फिर एमके स्टालिन, या फिर ममता बनर्जी, या फिर भगवंत मान, जो भी गैर भाजपा दल हैं, उनके खिलाफ जो तोप चला रहे हैं मोदी और शाह, उसका कहीं ना कहीं ये काउंटर है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंडिया अलायंस को लीड मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी कर रहे थे। इस बार राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं स्टालिन को आगे कर दिया है। मुद्दा भले ही नॉर्थ और साउथ का हो, डिवाइड का हो, लेकिन पर्दे के सामने, कैमरे के सामने स्टालिन खड़े हैं, और उसके पीछे इंडिया अलायंस एक बार फिर से खड़ा हो गया। यानी एक फिर से एक फ्रंट जो है मोदी और शाह पे खोला है। देखना यह है कि क्या सीटों का बंटवारा करने के लिए आगे बढ़ते हैं मोदी, जिन्होंने एक नई संसद बनाई है, यहाँ पर 846 सीटों का उन्होंने प्राविधान रखा है। क्या उन सीटों को भरेंगे जो नई संसद बनाई है, या फिर कहीं ना कहीं वो प्रेशर में आके इस मामले को फिर से डिले कर देंगे, टाल देंगे, जैसे वाजपेयी ने टाला था? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए नायडू जो है एक बैसाखी है। नायडू के जाने का मतलब है कि एनडीए के अंदर दरार गहरी हो सकती है, एनडीए के बाकी पार्टनर भी इधर उधर जा सकते हैं, क्योंकि ना नीतीश कुमार खुश हैं, ना चिराग पासवान खुश हैं, और खुश तो एकनाथ शिंदे भी नहीं है, जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। फिलहाल जो एक सोती हुई राजनीति थी, थोड़ी सुप्त अवस्था में चली गई थी 3 राज्यों के हार के बाद, फिर से एक चिंगारी दिख रही है उसमें, एक फिर से करंट आ रहा है अपोजिशन में। और 22 मार्च को हमको देखना होगा कि क्या सारा अपोजिशन डिलिमिटेशन को लेकर मोदी के खिलाफ लामबंद होता है कि नहीं। अगर होता है तो फिर सियासत फिर से एक बार दिलचस्प होने जा रही है। उमाकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।